हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आपका बीए का पेपर 2। और इसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 3, जिसमें अभी चल रहा है टॉपिक आपका डिजीज़ का, यानी कि रोग का। रोग कौन कौन से हो चुके हैं आपको याद होगा। अब हमने बहुत सारे संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा है। डिप्थीरिया है, पुकर खांसी है, क्षय रोग है, हैजा है, और साथ ही पोलियोमाइलाइटिस है। कीटों द्वारा फैलाए जाने वाले रोग भी हमने पढ़े, जैसे कि मलेरिया है, टिटनस है। मलेरिया है और उसके अलावा टिटनस पढ़ा है हमने, जिसके कि जीवाणु मिट्टी में या वातावरण में रहते हैं। और अब लास्ट में हम पढ़ रहे हैं अब एड्स के बारे में। एड्स का नाम आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी जागरूकता फैलाई जा चुकी है। ये एक बहुत ही विशिष्ट रोग है, इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। यह मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु यानी कि ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस HIV के संक्रमण के बाद की स्थिति है, जिसमें मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता खो देता है। अब अपने आप में देखा जाए तो ये जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। ये कोई स्वयं में बीमारी नहीं है, और ये एक विशिष्ट यौन संपर्कीय संचारी रोग है। हालांकि यौन संपर्क के अलावा भी इसमें कई सारे और भी साधन हैं, जिसकी वजह से इनका प्रसार हो सकता है। इनका हम आगे पढ़ेंगे। सन 1981 में इस रोग का पता चला था, और 1986 में भारत में भी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति पाए गए। और अभी संसार में सभी जगह पर ये फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है। कई बार तो ऐसा लगा था बीच में कि महामारी का रूप ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा केसेस इसके नज़र आ रहे थे। लेकिन अब भारत में इसका कंट्रोल हो गया है, और ये उतनी नहीं फैल रहा है जितना कि पहले फैल रहा था। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी जगह पर छुपे हुए केसेस हो सकते हैं इसके। अब ये क्योंकि स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन एड्स से पीड़ित व्यक्ति होता है जो उसके शरीर में संक्रामक बीमारियों से ही उसकी बीमारियां बढ़ती है और मृत्यु होती है। क्योंकि ये जो विषाणु है HIV, ये क्या करता है कि जो पीड़ित के शरीर में जो लसिका कोष हैं, जो कि WBC हैं, उनको नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति की उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। और इसकी वजह से जो सिंपल बीमारियां होती है, संक्रामक बीमारियां, जो कि किसी भी जीवाणु और विषाणु आदि से होती है, उनके प्रति अपनी प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता खो बैठता है। और जब ये प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता खो जाती है, तो कोई भी अवसरवादी संक्रमण यानी मौका मिलते ही जो बीमारियां हम में फैलती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम वगैरह होती है, सर्दी जुकाम से लेकर के क्षय रोग, कैंसर, इस तरह की कोई सी भी बीमारी हो सकती है, जिसका क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती ही नहीं है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसका इलाज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अब रोगजनक जीवाणु, जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, यानी कि मनुष्य में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको कम कर देता है, ये डेफिशिएंट कर देता है, ख़त्म कर देता है, या फिर अपूर्ण कर देता है। ऐसा ये विषाणु है। प्रसार किस किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि असुरक्षित यौन संपर्क से, एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संपर्क के द्वारा भी ये कोई भी हो सकता है। विषम लिंगी हो सकता है, या सेम जो लिंग है उनमें भी हो सकता है। तो ऐसा कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके से हो सकता है। लेकिन जो भी हमारे शरीर के संक्रमित तरल पदार्थ हैं या ऊतक हैं, उनका ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे शरीर में, तब ये प्रसार फैलता है, यानी संक्रमित तरल के द्वारा। अब ये कुछ भी हो सकता है, रक्त संक्रमण हो सकता है, या सीरम का संक्रमण हो सकता है, या फिर संक्रमित सुइयों के आदान प्रदान से, जो कि या तो जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उनके इंजेक्शंस वो लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो उनका आपस में ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं एक दूसरे की सुई इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसमें संक्रमण हो सकता है। या फिर अगर रक्त चढ़ाया जाता है और उस समय जांचा नहीं गया है, संक्रमित रक्त एक स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया गया है,
तब हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं, आप अनसेफ क्लिनिक्स में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग यूज्ड सिरिंज यूज़ कर लेते हैं, ठीक से उसको असंक्रमित नहीं किया गया है और उसके इंजेक्शन से या ड्रिप चढ़ाते हैं और यूज्ड वाला कर लिया उन्होंने यूज़ आपके ऊपर, तो भी ये संक्रमित हो सकता है व्यक्ति, यानी बहुत ही खतरनाक है। फिर माता से शिशु में हो सकता है, ये किसी भी समय हो सकता है। गर्भवती महिला यदि रोग से पीड़ित है तो वो रोग शिशु को हो सकता है। प्रसव के समय में जो कैनाल होती है, नाल होती है, वो अपने मदर के जो तत्व हैं उनको शिशु में ट्रांसफ़र करती है और ये सबसे ज़्यादा इस समय होता है प्रसव के समय। तो ये हो सकता है कि उसके साथ में रक्त के साथ में और जो एंटीबॉडीज़ जा रहे हैं उसके साथ में ये संक्रमण भी चला जाए। फिर हो सकता है कि स्तनपान के दौरान, क्योंकि ये भी एक स्राव है जो कि शरीर में उत्पन्न होता है, तो ये संक्रमित हो ही जाता है। अगर माता संक्रमित है तो शिशु में भी ये संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उद्भवन काल, यानी कि संक्रमण होने के बाद में पता कब चलेगा, लक्षण कब पता चलेंगे, तो ये 6 महीने तक भी लग सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 15 दिनों के बाद कुछ फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे पता नहीं चलता है जुकाम हो गया है, और फिर थोड़ा सा कमजोरी हो रही है, थकान हो रही है, हाथ पैरों में दर्द है, और फिर ठीक हो गया है तो पता नहीं चला है। लेकिन 6 माह से के आसपास हो सकता है कि इसके जो गंभीर लक्षण हैं, जो इसके जिनसे पता लगता है कि ये एड्स हो सकता है, ये पता लगना शुरू हो सकता है। 6 माह से लेकर के 5 वर्ष, या फिर अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी व्यक्ति है और अपनी चीज़ों का ध्यान रखता है तो हो सकता है कि 10 वर्ष तक भी हो जाए, पता ही नहीं चले। और बाद में जब कोई बीमारी आए, जब इम्यूनिटी वीक हो और बीमारी कोई आती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, संक्रमण होता है किसी भी बीमारी का और वो ठीक नहीं होता है, तब जाकर के हो सकता है कि इसका पता लगे। अब लक्षण देखे जाएं तो इसमें अकारण शरीर के वजन में कमी हो जाती है कि लगभग 10% तक भी कम हो सकता है, और 1 माह से अधिक दस्त या उसके साथ में या उसके बिना ज्वर रहता है। लसिका ग्रंथियों में सूजन, गले में छाले और गिल्टियाँ यानी कि गांठें हो सकती है, और कमजोरी होगी बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक पसीना, और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है जिसका कोई कारण उस समय समझ में नहीं आता। अकारण दर्द हो रहा है, अकारण कमजोरी रह रही है और ये लंबे समय तक रह रहा है, तब जांचें करवाने पर पता चलता है। मृत्यु दर 100% है, यानी कि व्यक्ति बीमारी को थोड़े समय के लिए रोक सकता है अगर बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं, और समय पर अगर वायरस को नष्ट कर दिया गया है तो इसकी व्यक्ति की लाइफ जो है थोड़ी लंबी हो सकती है। लेकिन एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में मृत्यु दर जो है 100% है। प्रतिरक्षण देखा जाए अगर क्या है, बचाव और बचाव किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से इसको रोका जा सकता है, तो प्रिवेंशन के लिए जैसे कि और बीमारियों में टीके होते हैं, लेकिन इतना निरंतर शोध किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई टीका तैयार नहीं हुआ है। उपचार के लिए औषधियाँ हैं, जो विकसित देश हैं वहाँ पर औषधियाँ हैं, किंतु ये कोई इलाज नहीं है। इतना हाई फाई मतलब काफ़ी अच्छा इलाज होने के बावजूद भी ये परमानेंट इलाज नहीं है। ये सिर्फ लक्षणों को कुछ समय के लिए रोक सकती है दवाइयाँ। ये हो सकता है कि वो आपकी लाइफ को थोड़ा और लंबा, थोड़ा और समय तक बचा के रखें इन लक्षणों से, लेकिन जैसे ही दवाई बंद होगी तो एकदम से लक्षण बढ़ने लग जाएंगे, बीमारी बढ़ने लग जाएगी, और इस तरह से मतलब दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट वाला है ये, और कुछ समय तक ही ये चल सकता है। हद से हद 10 साल तक इसकी लाइफ है। लक्षण उत्पन्न होने के बाद में 10 साल से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता है अभी तक में, और ये भी कोई आम नहीं है, ये बहुत कम लोगों में ही हुआ है। तो इस कारण व्यक्तिगत बचाव को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, और इसके लिए जागरूकता, जन चेतना और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना उपयुक्त है कि जब भी ऐसा पता चल जाए कि संक्रमण है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। संक्रमित महिला को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। जो हमारे जितने भी विकासशील और अविकसित देश हैं वहाँ पर अभी तक बचाव की सुविधाएं नहीं हैं, तो 40% तक संभावनाएं हैं कि शिशु में संक्रमण चला जाएगा। कभी कभी नहीं भी जाता है, चांस की बात है।
मतलब अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गर्भधारण नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि गर्भधारण हो गया है तो तुरंत ही इलाज उसका करवाया जाना चाहिए ताकि शिशु के अंदर नहीं फैले। तो इसके कई तरीके हैं, जैसे कि सिजेरियन डिलीवरी अगर करवाई जाए, या फिर अगर जब शिशु पैदा होता है उसी समय उसको एंटीबॉडीज़ दे दिए जाएं, एंटीजेंस दे दिए जाएं और उसको स्तनपान नहीं करवाया जाए, तो काफ़ी जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, 10% तक रिस्क रह जाएगा। फिर भी अगर चला जाता है, क्योंकि इसमें चांस फैक्टर है, अगर चला जाता है तो हो सकता है उसके अंदर शिशु के अंदर भी वायरस चला जाए, तब फिर संक्रमण उसको भी हो जाएगा। तो क्योंकि बचाव की सुविधाएं अभी तक नहीं है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रक्तदान के समय डिस्पोजेबल सिरिंज और सुई का उपयोग करना चाहिए। रक्त का परीक्षण करा लेना चाहिए। रक्त देने से पहले उसकी जांच होनी चाहिए, और जब रक्त चढ़ाना हो तभी भी रक्त का परीक्षण करा के, या सर्टिफिकेट उसका होता है वो लेके और फिर ही चढ़वाना चाहिए। किशोर युवक युवतियों के पाठ्यक्रम में, पत्र पत्रिकाओं में, जन संचार माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए और जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो लोग ध्यान रखेंगे कि कब उनके अंदर वापस से कब उनके अंदर कोई वायरस नहीं चला जाए, इसके लिए कितनी सेफ्टी रखनी है, इसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। भारत में एड्स से प्रभावित लोगों की संख्या जो बढ़ती है, उसके संभावित कारण क्या हैं? पहला है कि आम जनता को एड्स के विषय में सही जानकारी नहीं है, जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि एशियन देशों में एड्स और यौन रोगों के विषयों को कलंकित समझा जाता है, तो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। जब बात नहीं करना चाहते तो इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। और शिक्षा में यौन शिक्षण और जागरूकता बढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों का अभाव है। अभी भी कुछ मात्रा में दिया जाता है ज्ञान, लेकिन ज़्यादातर इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई तरह का पाठ्यक्रम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेते हैं। कई धार्मिक संगठनों का गर्भ निरोधक के प्रयोग को अनुचित ठहराते हैं, तो इसकी वजह से भी जो समाज के लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और उसको यूज़ नहीं करते हैं किसी भी तरह की सेफ्टी को, और जिसकी वजह से उनके अंदर बिना जाने ही बीमारी फैल जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो रोग हैं, इन सब रोगों का कैसे आप बचाव कर सकते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, उद्भवन काल हैं। अब आपने सारे जो आपके सिलेबस में जितने डिजीज़ेस थे वो सारे पढ़ लिए हैं, और अब आप इसके नोट्स बना लीजिए और जो असाइनमेंट मैं देती हूँ उनको सॉल्व कीजिए। सिर्फ असाइनमेंट ही नहीं, बल्कि आपको पूरे के पूरे चैप्टर के जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको सारा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी एक बार में ही। आपके बहुत जल्दी अब टेस्ट होने वाले हैं, तो फिर आप उसके लिए तैयार रहें। तो ज्ञान कभी ना रुके, आप चलते रहें, हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहें। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक्स।